देखिए, अब युद्ध चूंकि समाप्त हो गया था, तीसरा युद्ध, और उस तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान हार चुका था। और हार चुकने के बाद उसकी एक संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिसके तहत उसका आधा राज्य उससे छीन लिया गया था और 3 करोड़ रुपया भी उससे दंड के रूप में अपने दोनों बच्चों को छुड़वाने के लिए अंग्रेजों से लिया गया था। यहां तक का तो मैटर आप लोग समझ गए थे। लेकिन इस स्थिति के बाद भी टीपू अब चुप बैठने वाला नहीं था। टीपू सुल्तान चुप बैठने वाला नहीं था, चुप बैठने वाला नहीं था। दिमाग में इसका था कि किसी तरह से हम अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दें। आप देख रहे हैं कि यहां खदेड़ने की बात सबसे पहला कर रहा है टीपू सुल्तान। बात समझा रही है ना? यहां पर आप देख रहे हैं कि हर रणनीति से ये तैयार था अंग्रेजों से लड़ने के लिए, है कि नहीं? और इसके लिए ये मिल रहा था किन किन लोगों से? तो कभी नेपोलियन से मिल रहा था, फ्रांसीसियों से मिल रहा था, फ्रांसीसियों से मिल रहा था। इसके बाद अन्य लोगों से भी मिलने का काम कर रहा था ये। साथ ही सेना को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण दे रहा था। उसके बाद आधुनिक हथियार है ना, आधुनिक हथियार का भी प्रशिक्षण दे रहा था। और याद रखिए कि आधुनिक हथियारों से लैस अपनी सेना को करने वाला टीपू सुल्तान ही था, जिसमें वो तोड़ने वाला जो राइफल था, आगे राइफल पर देखिएगा कि चाकू जैसा बताया हुआ था, तलवार के जैसा, उस तरह का हथियार इस सब का इस्तेमाल करने के लिए सब जो है से टीपू सुल्तान ही गोला बारूद टैंक वगैरह का इस्तेमाल उस समय अगर मैंने कोई किया तो टीपू सुल्तान ने ही किया। समझ में आ गई बात? इस कदर से उसने क्या किया, अपने आप को बढ़ाया, अपनी सेना को सुदृढ़ बनाया, प्रशिक्षित करवाया, आधुनिक तरीके से फ्रांसीसियों को हस्तक्षेप करने की बात कही, नेपोलियन से बात किया कि आखिर अंग्रेज हम पर कैसे इतना हावी हो जा रहे हैं, है ना? चूंकि यह कूटनीतिज्ञ का ज्ञाता नहीं था, यह सिर्फ जो है अस्त्र शस्त्र आधुनिक सेना से लड़ाई करना जानता था, है कि नहीं? लेकिन इसके पास कूटनीति नहीं थी। अब यहां पे देखिए, एक तरफ जहां टीपू सुल्तान चुप नहीं बैठ रहा था, वही दूसरी तरफ अब अंग्रेजों का जो नया गवर्नर था, अंग्रेजों का तरफ से अंग्रेजों का नया गवर्नर के तौर पर कौन आया था? अब जोर से बोलिए, वेलेजली। क्या नाम था इसका? वेलेजली। और इसने एक नई नीति लाई। इसने क्या किया? नई नीति। क्या लिखे? नई नीति। नई नीति लाया। नई नीति क्या थी? सहायक संधि। सहायक संधि हम बता रहे हैं आप लोगों को, हम इस पर अलग से क्लास देंगे, पूरा सहायक संधि पर। सहायक संधि 1 घंटे का क्लास है और पूरी सहायक संधि को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। कुल मिला जुला करके यह बात जान लीजिए कि जब आपको राम जी की कथा पढ़े थे, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था, रामायण में अश्वमेध यज्ञ का नाम सुने हैं ना? अश्वमेध यज्ञ में क्या हुआ था कि अयोध्या नगरी से एक घोड़ा छोड़ा गया था और वह घोड़ा सभी प्रदेशों में जाता था, और अगर कोई घोड़ा को बंधक बना लिया मतलब श्री राम से उसको युद्ध करना पड़ता था। श्री राम से क्या करना पड़ता था? युद्ध लड़ना पड़ता था। और अगर आप उसके प्रदेश में गया और आपने उस घोड़े को नहीं रोका, इसका मतलब समझा जाएगा कि आपको राम स्वीकार है और आप उनके अब क्या हो गए, तो आप उनके संरक्षण में काम करें। क्लियर हो गया? लौकुश ने घोड़ा को क्या किया था? रोक दिया था। राम की लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी लौकुश से? है कि नहीं? अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गए घोड़ा को रोकने का प्रयास किसने किया था? लौकुश। एक तरह से सहायक संधि
वही अश्वमेध का घोड़ा है। यह सहायक संधि क्या थी? तो वेलेज़ली ने कहा कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। बात समझिएगा, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम एक पत्र लिखेंगे कि आप हमसे सहायक संधि कर लीजिए। सहायक संधि कर लेने का मतलब था कि हम आपका गुलाम हो चुके हैं, यानी कि अंग्रेजों का कब्जा आप पर हो चुका है। कुल मिला जुला करके सहायक संधि का मतलब यह है, पूरा हम बताए ना कि हम क्लास आपको अलग से बनाते हैं, हम बोले हैं ना कि सहायक संधि का 1 घंटा का बढ़िया क्लास है और क्वेश्चंस आते हैं इसमें से भी, सहायक संधि से भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अभी आमतौर पर चूंकि हमको चौथा मैसूर का 4 बार मैसूर का युद्ध हुआ है, 1 बार नहीं, कितना बार? 4 बार। समझ में आ रही है कि नहीं बात? 4 बार युद्ध हुआ है, चौथे युद्ध की लगभग तैयारी है ये। सहायक संधि चौथे युद्ध की तैयारी है। आप समझ सकते हैं कि एक प्रदेश से अंग्रेजों को 4 बार लड़ना पड़ा। समझ में आ रही है बात? अब इस सहायक संधि का जो पत्र का मतलब था कि आपको हमारा, है ना, हम आप मने ये बताना कि आप मेरे मित्र हैं और हम जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। और इस सहायक संधि में जान लीजिए कि ये बातें थी कि आप अपनी जिस प्रदेश में जो सेना है वो सेना नहीं रहेगी, सेना को भंग कीजिए। अब किसी प्रदेश में अगर उसकी अपनी सेना नहीं है तो वो मजबूत प्रदेश कहलाएगा? कहलाएगा वो मजबूत प्रदेश? तो सबसे पहले इस सहायक संधि में निर्देश था कि आप अपनी सेना को भंग कीजिए और आपके प्रदेश में एक रेजिमेंट बनेगा। क्या बनेगा? रेजिमेंट बनेगा और वह दरबार में रेजिडेंट रहेगा। वो रेजिडेंट कहां रहेगा? दरबार में। और जितना तरह के किससे हमको लड़ाई लड़ना है ये आप तय नहीं कीजिएगा, ये अंग्रेज तय करेगा, हम तय करेंगे। बात समझ में आ गई? यह हम तय करेंगे कौन से देश के साथ हमको व्यापार करना है, ये आप तय नहीं करेंगे, यह अंग्रेज तय करेगा। वो रेजिडेंट तय करेगा, जो उसका मेंबर है वो तय करेगा, आप इसके उत्तराधिकारी नहीं है। यानी कि पूरा विदेशी मामला मेरे कब्जे में रहेगा सहायक संधि में। आ गया समझ में? यानी कि कह सकते हैं कि सहायक संधि को जिस राज्य के राजा ने स्वीकार कर लिया वह एक तरह से अंग्रेजों की गुलामी करेंगे। आ गया समझ में सहायक संधि क्या था से? आ रहा है समझ में? सहायक संधि के में ये भी बात है कि वहां पर सेना अंग्रेजों की होगी, उस प्रदेश में सेना कहां की होगी? अंग्रेजों की होगी। अंग्रेज अपने कुशल नेतृत्व से उस सेना को प्रशिक्षण देंगे और वह जरूरत पड़ने पर मेरे आदेश से, अंग्रेजों के आदेश से वो लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपको किसी से दुश्मनी है तो आप यह तय नहीं करेंगे कि हम लड़ेंगे, नहीं, ये अंग्रेज तय करेगा कि उससे लड़ना है कि नहीं, कंपनी तय करेगी कि उससे आपको लड़ना है कि नहीं। कुल मिला जुला करके सहायक संधि का पूर्ण मतलब है अंग्रेजों की गुलामी। कितने बच्चे समझ में आ गए? सबको समझ में आ गया? ये थोड़ी सी बात थी सहायक संधि, थोड़ी सी बात थी कि गंभीर बात थी? ये हल्की बात नहीं थी, ये थोड़ी सी बात नहीं थी, ये काफी गंभीर बात थी। यानी कि किसी के पास अगर सहायक संधि का पत्र चला जाए मतलब यह स्पष्ट था, या तो अब आपको अंग्रेजों की गुलामी करनी है या फिर उससे युद्ध करना। समझ में आ गई बात? गुलामी नहीं तो युद्ध। अब यहां पे समझ लीजिए, आप सोचे कि अगर हम मने अगर अस्वीकार करेंगे तो युद्ध होगा, अगर स्वीकार कर लेंगे तो अब हमारी सेना नहीं रहेगी, अब अंग्रेजों की सेना रहेगी। अंग्रेजी सेना आप, अब खिलाना पिलाना किसको है? तो आपको। सेना किसका है? तो अंग्रेज का। अब खिलाएगा पिलाएगा कौन? तो आप। उसको संरक्षण कौन देगा? तो आप।
रेजिडेंट कौन रहेगा? तो अंग्रेज। अब कोई विदेशी व्यापारी की बात होगी, व्यापार करने की बात होगी, तो आप निर्णय नहीं लेंगे, निर्णय कौन लेगा? अंग्रेज। बताइए तो गुलामी थी कि नहीं थी? तो सहायक संधि बहुत खतरनाक चीज थी। समझ में आ गया सहायक संधि? हमने पहले ही बता दिया कि सहायक संधि पर एक पूर्ण क्लास चलेगा। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? लेकिन अभी हम लोग सहायक संधि को इतना बात अगर आप जान लिए हो तो हम अब आगे बढ़े। तो इसने जो नीति लाई थी बेलेजली ने, वह कौन सी नीति लाई थी? सहायक संधि। सहायक संधि की नीति लाई। सहायक संधि की नीति में बेलेजली ने कहा कि हमको लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, हमको पत्र भेजना है। पत्र जब भेजेंगे, अगर किसी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा मतलब उसके साथ संधि होगी, और अगर स्वीकार नहीं करेगा तब हम फैसला लेंगे कि उससे लड़े कि क्या करें। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छा विचार ज्ञान दिया अपने शासन को दबदबा बनाने के लिए, है कि नहीं? इससे बेलेजली ने युद्ध पर भी अपना कंट्रोल कर लिया, खर्चा भी युद्ध का बचा लिया, नई नीति इसकी कारगर भी हुई। और सहायक संधि से सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि यह जब सब जगह संधि भेजी जा रही थी तो इसमें सबसे पहला संधि किसने भेजा? निजाम को। इसने सबसे पहला संधि किसको भेजा? निजाम को। कौन? बेलेजली ने। सबसे पहले संधि का, सहायक संधि का पत्र किसको भेजा? निजाम को। जैसे ही निजाम ने सहायक संधि पढ़ा तो निजाम चूंकि बिना पेंदी का लोटा था हैदराबाद, समझे कि नहीं, सीधे सीधे सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। नवाब रहे, निजाम रहेंगे, लेकिन वह पहला राज्य ऐसा होगा जो अंग्रेजों का गुलाम होगा। समझे कि नहीं? तो इस बात को भी बहुत अच्छे से रखिए कि सहायक संधि से मिलने वाला, अंग्रेजों का गुलाम बनने वाला पहला प्रदेश कौन था? तो पहला प्रदेश कौन था? निजाम, हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। और ये कब हो गया था? 1798 में। कब हो गया था? 1798 में। सहायक संधि के अनुसार आपको क्या करना था? आपको सबसे पहले सेना को, अपनी सेना को भंग कर देना था, अपनी सेना पर नियंत्रण, और क्या करना था? सेना भंग करना था। आपको सेना आप नहीं रख सकते थे। बात समझ में आ गई? रेजिडेंट आपके यहाँ बहाल हो जाएगा, आपके दरबार में मेरा आदमी आपके दरबार में बहाल होगा। आ गया समझ में? मेरा आदमी क्या होगा? वहां पर बहाल होगा, है ना? कहां पे? दरबार में। और वो सब मामला को देखेगा, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज हो गया कि बगैर सहमति से मैंने किसके सहमति से? रेजिडेंट की सहमति से, यानी कि कंपनी की सहमति के बिना। समझ में आ रही है बात ना? आप किसी तरह का विदेशी मामला में निर्णय नहीं ले सकते हैं। बगैर सहमति से विदेशी मामला में निर्णय नहीं करना है, विदेशी मामला में निर्णय नहीं लेना है, निर्णय नहीं लेना है। वो कौन लेगा? वो रेजिडेंट लेगा। वो कौन लेगा? अंग्रेज लेगा। वो कौन लेगा? तो कंपनी लेगी। आ गया समझ में? राज्य में सेना किसकी होगी? अंग्रेजों की। राज्य में सेना किसकी होगी? सेना अंग्रेजों की होगी, अंग्रेजों की होगी। और लड़ाई करने का भी, कब्जा करने का निर्णय, कब्जा का निर्णय किसका होगा? निर्णय अंग्रेजों का होगा, अंग्रेजों का होगा। आ गया समझ में? और इसका खर्चा कौन देंगे? खर्चा माने निजाम को देना होगा। निजाम को माने, निजाम माने बादशाह को, जो वहां का मालिक है, माने बादशाह को देना होगा। अगर आप खर्चा देने में सक्षम नहीं हैं तो आपको कुछ क्षेत्र देना होगा। खर्चा देने में आप सक्षम नहीं है तो क्षेत्र देने पड़ेंगे, क्षेत्र देने पड़ेंगे। अरे क्षेत्र देने पड़ेंगे ताकि क्षेत्र देने पड़ेंगे ताकि सेना का भोजन की व्यवस्था हो सके,
भोजन की व्यवस्था हो सके। आ गया समझ में? ताकि सेना के भोजन की व्यवस्था हो सके। क्लियर हो गया? इतना सहायक संधि के अनुसार काम करना था। और सबसे पहला पत्र सहायक संधि का गया किसके पास? निजाम के पास। निजाम ने क्या किया? तुरंत निजाम ने क्या किया? तुरंत सहायक संधि पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर। सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। क्लियर हो गए? अब हैदराबाद क्या हो गया? हैदराबाद क्या हो गया? गुलाम। हैदराबाद गुलाम किसका? अंग्रेजों का। पहला कौन था? गुलाम। दूसरा पत्र भेजा किसके पास? मैसूर के पास। मैसूर के पास। टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया? टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार। टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया? अस्वीकार। अस्वीकार करना मतलब मैसूर से चौथा युद्ध प्रारंभ। मैसूर से चौथा युद्ध प्रारंभ हो गया। और गुलाम कब बना था? 1798 में। और इसके पास कब भेजा? 1799 में। समझे कि नहीं? लेकिन क्या इसने माना? नहीं। बोला कि हम आपकी सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जल्दी से सुन लीजिए, हम अपने आप को आपके हवाले नहीं करेंगे, हम मैसूर नहीं देंगे, है ना, हम आपसे लड़ेंगे, हम आपके सहायक संधि को अस्वीकार करते हैं। टीपू सुल्तान की इस अस्वीकारता की वजह से चौथा युद्ध होगा कि नहीं होगा? चौथा युद्ध तैयारी हो गई। और जब चौथा युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने एक बार फिर से इस पर हमला कर दिया और वहां पर टीपू सुल्तान का वध कर दिया। क्या कर दिया? टीपू सुल्तान का को मार डाला। और जैसे ही चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान जैसे ही मरा, वैसे ही पूरे मैसूर पर कब्जा किसका हो गया? अंग्रेजों का। किसका हो गया? अंग्रेजों का। क्लियर हो गया? चौथा युद्ध क्या हो गया? यहाँ पे समाप्त। अब कौन बैठ गए? अब वहां पर कौन हो गया मालिक? अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने कहा कि मैसूर में नया शासक हम बनाएंगे और यह मूल रूप से मैसूर ओडियार वंश का है। याद रखिएगा, पहले पढ़ाए थे ना मैसूर के बारे में। मैसूर किसका है? ओडियारों का है। हम अब ओडियार के शासक को इसको सुपुर्द करेंगे। अंग्रेजों ने किसको सुपुर्द किया? ओडियार के। तो ओडियारों के शासक ने छोटा बालक को ले आया। किसको बैठा दिया? छोटा बालक को। और उससे जबरदस्ती सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। कौन? अंग्रेज। और अब अंग्रेज चूंकि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया, तो इसका मतलब हो गया कि दूसरा वह राज्य जो सहायक संधि के अनुसार, है ना, अंग्रेजों के कब्जे में गया, वह कौन सा राज्य था? तो मैसूर। सहायक संधि बड़ा ही खतरनाक संधि था। या तो स्वीकार करो तो गुलाम, और नहीं स्वीकार करेगा तो लड़ाई। और इस प्रकार से मैसूर से चार लड़ाई। क्लियर हो गया? और मैसूर युद्ध फिर इसी तरह से हो गया। अब चूंकि अंग्रेजों का नया नियम था कि जब मैसूर कब्जे में हो गया, निजाम जब कब्जे में हो गया, तो अब बगल में था कौन? मराठा। तो मराठा से लड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो मराठा की लड़ाई कल बताएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जय हिंद, जय भारत।